लेकिन देखिए ज़मीनी स्तर पर लोग कहीं आपको भूल तो नहीं गए, लोग कहीं आपको कह सकते हैं पीछे छोड़कर आगे तो नहीं बढ़ गए। इसीलिए लगातार नरोत्तम मिश्रा जो है अपनी भागीदारी यहाँ पर दिखाते हुए वो नरोत्तम मिश्रा ही होंगे, क्योंकि कई बार बीजेपी के अंदर देखा गया है कि चेहरे की चर्चा तो किसी और की होती है, लेकिन जब आखिर में नाम है उनका अपने बेटे के साथ राहुल गांधी से मिलना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उपचुनाव इस सीट पर होकर रहेगा। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अभी इंतजार किया जाएगा। उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये जल्दबाजी है, लेकिन जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में ये सीट जीतकर राजेंद्र भारती विधायक बने थे, कानूनी पछड़े में पड़ने के बाद 3 साल की सजा उन्हें सुना दी जाती है दिल्ली कोर्ट की तरफ से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता चुना जाता है, लेकिन वहां से भी अभी सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन राहत मानो राजेंद्र भारती को नहीं मिली है। इस सिलसिले में माना जा रहा है कि अब से 6 महीने के भीतर इस सीट पर उपचुनाव होकर रहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के जरिए नरोत्तम मिश्रा का चेहरा लगातार आगे किया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा दतिया पर सक्रियता दिखा रहे हैं, जनताओं के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा ही चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। दूसरी तरफ एक बड़ी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात है राजेंद्र भारती और उनके बेटे अंकित भारती की राहुल गांधी से। दिल्ली का दौरा किया जाता है और राजेंद्र भारती अपने बेटे के साथ राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, और इस मुलाकात के बाद भी कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या नया चेहरा मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस आगे लाना चाहती है। जैसे जीतू पटवारी सामने आए एक नए चेहरे बनकर, तो क्या अब इस कड़ी में राजेंद्र भारती के बेटे का नाम भी आगे हो रहा है। ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर, उपचुनाव को लेकर दतिया सीट पर इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, राजेंद्र भारती पर बैंक धोखाधड़ी का जो मामला देखा गया था, इसके बाद कहा गया कि अपने चुनावी हलफनामे में 2023 में जानकारी उन्होंने साझा नहीं की थी, जिसके बाद इनके खिलाफ कानूनी मुकदमा दर्ज होता है, मामला कोर्ट तक पहुंचता है, सुनवाई होती है और 3 साल की सजा यहां पर सुना दी जाती है। अब ऐसे में उपचुनाव दतिया पर होगा। बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा का नाम माना जा रहा, लेकिन इससे पहले सवाल ये है कि क्या राजेंद्र भारती के बेटे पर मोहर लग सकती है, क्योंकि एक मुलाकात हुई है। देखिए जाहिर बात है, जिस तरह मुलाकात हुई है तो राजेंद्र भारती ज़रूर चाहेंगे कि उनके बेटे को यहाँ से मौका मिले, और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से सर्वोच्च नेता के तौर पर देखे जाते हैं राहुल गांधी, उनसे मुलाकात होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस बात पे मोहर लगती हुई भी नज़र आती है। लेकिन जिस तरह से उनके बेटे राजेंद्र भारती के बेटे का नाम सामने आता है, तो फिर ये बात भी निकल कर सामने आती है कि परिवारवाद कांग्रेस पार्टी में चरम सीमा पर है। परिवारवाद के सहारे ही कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन वहीं बीजेपी अपनी गिरेबान में जब झाँक कर देखती है, पता चलता है कि चाहे बिहार की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, या तमाम और स्टेट की बात करें, वहाँ पर लगातार कह सकते हैं परिवारवाद के उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, चाहे बिहार में देखें आप, चाहे उत्तर प्रदेश में देखें, वो सब के सब कहीं ना कहीं परिवारवाद का एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस मामले या इस आधार पर आसान होता है टारगेट करना कि भाई आप जो हैं वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से 3 साल की सज़ा होती है राजेंद्र भारती को, उसके बाद उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है, उनको हटा दिया जाता है, उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है, और उसके बाद अब यहाँ उपचुनाव जो होता है, तो बिल्कुल इसमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उनका अपने बेटे के साथ राहुल गांधी से मिलना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजेंद्र भारती के बेटे चुनाव मैदान में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये भी देखा जा सकता है नाज़मीन कि दतिया में ही करीबन 300-400 से ज़्यादा कांग्रेस छोटे मोटे नेता कह सकते हैं, समर्थक कह सकते हैं, कार्यकर्ता
कार्यकर्ता कह सकते हैं वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए हैं। तो एक बड़े झटके के तौर पर भी देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में अभी गई नहीं, लेकिन उससे पहले ही आपस में जो सिर फुटबल वाली स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो क्या पर कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी इन फर्जी चेहरों को सामने लाई है, कांग्रेस का कोई भी ऐसा कार्यकर्ता या समर्थक बीजेपी की तरफ नहीं गया? देखिए, अच्छी बात अगर नहीं गया तो, क्योंकि हमने ढेरों एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पर पूरे का पूरा चुनाव कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नजर आता है, लेकिन ऐन वक्त पे उनके चेहरे जो हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नाज़रीन नजर आ जाते हैं। तो हमने कई बार इस चीज़ को देखा है। तो खैर, ये एक अलग विषय हो जाता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो मैनेजमेंट है या कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने तमाम नेताओं को संभाल कर नहीं रख पाती है, और यही वजह है कि वो बीजेपी या तमाम जो भी दल हैं उनके अंदर जाकर शामिल हो जाते हैं। तो मिला जुला कर कांग्रेस पार्टी को अपने मैनेजमेंट पे काम करने की ज़रूरत है, संगठन पे काम करने की ज़रूरत है कि इतनी आसानी से उनका साथ छोड़कर कोई भी नेता दूसरी पार्टियों में कैसे शामिल हो जाता है। लेकिन दतिया उपचुनाव को लेकर अभी से माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का ये सीधा सीधा मुकाबला यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है? और जो नाम आपने शुरुआत में लिया, जीतू पटवारी का, जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश इकाई के, तो ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि चुनाव में वो किस तरह का अपना कह सकते हैं रोल निभाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो जीतू पटवारी हैं बहुत ही आला दर्जे के नेताओं में शुमार किए जाते हैं, और ये कहते हैं कि वो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं 2029 आते आते कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा सर, एक सवाल ये बनता है कि ना सिर्फ राजेंद्र भारती, मुकेश मल्होत्रा की बात करें, विजयपुर सीट से उन्होंने चुनाव जीता था, उपचुनाव जीता था। इसके बाद उन पर भी ये आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने भी कई जानकारी ऐसी छुपाई है चुनावी हलफनामे में। लेकिन ये चुनाव जीतने के बाद ही सामने क्यों आया? अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कोई केस कर रही है या उनके खिलाफ आरोप लगा रही है, तो ये चुनाव के दौरान भी लगाए जा सकते थे, इससे पहले भी लगाए जा सकते थे। क्या इसके पीछे भी कोई साजिश नहीं है? साजिश तो नहीं कहेंगे, लेकिन चीज़ों को समझने में और देखने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन देखिए, फिर भी अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो तमाम चीज़ों की जानकारी आपको देना चाहिए। और राजेंद्र भारती कोई एकमात्र ऐसा नाम नहीं है जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं। अगर बीते सालों में देखें तो बीजेपी के भी तमाम नेताओं पर इस तरह के आरोप लगे हैं। तो महत्वपूर्ण और अहम बात क्या हो जाती है नाज़रीन, कि आप अगर चुनाव में जा रहे हैं तो पूरी पुख्ता जानकारी आप दीजिए, ताकि उस सीट के ऊपर, एक तो देखिए चुनाव अगर होता है तो खर्चा कहने का होता हुआ दिखाई पड़ता है, दूसरा पार्टियां जो होती हैं वो भी नए चेहरे को तलाशती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरह की स्थिति ना हो, इसलिए नेताओं को, चाहे वो किसी भी दल के हों, कम से कम अपना जो हलफनामा है या जो भी जो कह सकते हैं दस्तावेज वो जमा करते हैं या पेश करते हैं, उसमें कम से कम पूरी डिटेल होनी चाहिए, ताकि इस तरह की जो स्थिति है उससे बचा जा सके। और बिला वजह का जो खर्चा होता है, क्योंकि देखिए खर्चा एंड ऑफ द डे पड़ता तो आम आदमी के ऊपर ही है, तो इससे बेहतर होगा कि आप तमाम जानकारी दीजिए ताकि इस तरह की स्थिति का सामना ना करना पड़े। अच्छा, नरोत्तम मिश्रा को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी की तरफ से आप देखिए कि आधिकारिक तौर पर कोई नाम सामने नहीं आया है या कोई नाम आगे लाया नहीं जा रहा है चर्चाओं के जरिए, बल्कि नरोत्तम मिश्रा खुद अपनी भागीदारी निभा रहे हैं कि मानो बीजेपी उन्हें आगे ही करेगी। तो ये नरोत्तम मिश्रा का अति आत्मविश्वास नजर नहीं आता? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, और नरोत्तम मिश्रा देखिए बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन अहम ये हो जाता है कि इन 2-4 सालों में जिस तरह से उनकी जो पोजीशन है, जिस तरह लोकप्रियता है, वो घटती हुई दिखाई पड़ी है या कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिए गए हैं। तो ऐसे में उनके लिए ये मौका ज़रूर है, क्योंकि कुछ दिनों पहले वो अमित शाह से भी मुलाकात करते हुए नजर आए थे। यानी कि बीजेपी के अंदर अभी भी पूछ तो उनकी है, लेकिन देखिए ज़मीनी स्तर पर लोग कहीं आपको भूल तो नहीं गए, लोग कहीं आपको कह सकते हैं पीछे छोड़कर आगे तो नहीं बढ़ गए। इसीलिए लगातार नरोत्तम मिश्रा जो है अपनी भागीदारी यहाँ पर दिखाते हुए नजर आते हैं। और साथ में ये भी देखिए कि देखिए दतिया अगर उपचुनाव होता है और यहाँ पर जो चेहरे की आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं कहने में कि क्या वो नरोत्तम मिश्रा ही होंगे, क्योंकि कई बार बीजेपी के अंदर देखा गया है कि चेहरे की चर्चा तो किसी और की होती है, लेकिन जब आखिर में नाम अनाउंस होता है तो वो कोई और ही नाम निकल कर सामने आ जाता है। तो हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा अभी माहौल तो बना रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला बीजेपी आलाकमान का होगा। अब वो चेहरा कौन सा होगा, क्या नरोत्तम मिश्रा की वापसी बीजेपी कराना चाहती है, क्योंकि ये भी चर्चा है नाज़मीन कि उनको राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसको लेकर तयशुदा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, दतिया के जो उपचुनाव है या जो दतिया हम विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अंदर अब चुनाव को लेकर जो माहौल है बनता हुआ
दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, अभी न सिर्फ दतिया पर उपचुनाव बल्कि 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव भी होना है और इन 2 सीटों को लेकर भी चर्चा है कि किसे आगे किया जाएगा। अब नरोत्तम मिश्रा का चेहरा बड़ा चेहरा है। अब ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि दतिया विधानसभा सीट पर ही कई बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है, बल्कि 2023 का ही चुनाव वो हारे थे। अब ऐसे में यही माना जा रहा है कि इस चेहरे को आगे करके मध्य प्रदेश में बीजेपी की भूमिका को और मजबूत करना है, दतिया पर मजबूत करना है। लेकिन इस बीच में ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा के अंदर भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो चुनाव में आगे आ सकते हैं और इन चेहरों में सिंधिया समर्थक भी माने जाते हैं। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि सुगबुगाहट तेज है, बीजेपी के जरिए सक्रियता तेज की जा रही है और लोगों से मेल मिलाप हो रहा है और इस बीच में नरोत्तम मिश्रा खुद आगे आ रहे हैं। लेकिन फैसला तो आला कमान का ही होगा। एक तरफ मुलाकात, एक तरफ भागीदारी। अब देखना होगा कि क्या फैसला दोनों पार्टी के आला कमान लेते हुए नजर आते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें।